लॉन्गिनुस के पेरिहुप्सुस नामक ग्रंथ में उद्दात का निरूपण। लॉन्गिनुस ने अपना ग्रंथ पेरिहुप्सुस लिखा था पहली या तीसरी शताब्दी, लेकिन उसे प्रकाश में आते आते बहुत समय लग गया। वो काफी समय तक अंधेरे गुफाओं में पड़ा रहा, फिर जाकर के ये प्रकाश में आया और प्रकाश में लाए थे रॉबर्टो लोग, जो इटली के विचारक थे 1554 में। अब लॉन्गिनुस ने जो उद्दात का निरूपण किया है, उसके मूल आधार के रूप में शब्द आडंबर, चमत्कार एवं नित्य नए प्रयोग को न मानते हुए किसको माना है? उद्दात को माना है। और उनसे पहले शिक्षा या मनोरंजन या फिर किसी दूसरे को बाध्य करना जैसे कवि के उद्देश्य माने जाते थे, उन उद्देश्यों को भी लॉन्गिनस नकार देते हैं और उद्दात को इसके उद्देश्य के रूप में स्वीकार करते हैं। अब लॉन्गिनस ने जो अपनी रचना लिखी पेरिहुप्सुस, इस पेरिहुप्सुस रचना में अध्याय जो है वो 44 अध्याय। कुल अध्याय कितने हैं? 44 अध्याय एवं 60 पेज, केवल 60 पेज की कृति, जिसे पाश्चात्य की सर्वश्रेष्ठ आलोचनाओं में से एक भी आज गिना जाता है। इसमें 44 अध्याय मिलते हैं जो 60 पेज की है। तो 44 अध्याय की जो विशेष सूची है वो किस प्रकार से है, उस पर थोड़ी बात करते हैं। विशेष सूची यानी कौन से अध्याय में क्या लॉन्गिनस बताते हैं। जो पेरिहुप्सुस ग्रंथ है उसके किस अध्याय में क्या लॉन्गिनस बताते हैं, इस पर हम कुछ बात कर लेते हैं। तो जो पहले से लेकर 7वें अध्याय तक है, पहले अध्याय से लेकर 7वें अध्याय तक, अर्थात 7 अध्यायों तक उन्होंने भूमिका, ग्रंथ का प्रयोजन, परिभाषा एवं दोषों के विवेचन पर बात की। सबसे पहले भूमिका आएगी, तो भूमिका याद करने में कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है ग्रंथ का प्रयोजन, यानी जो ये ग्रंथ लिखा इसका प्रयोजन क्या था। तीसरी उद्दात की परिभाषा, परिभाषा मतलब उद्दात की परिभाषा। और चौथी बात उन्होंने साथ में जोड़ दी कि दोष कौन कौन से हो सकते हैं, इस पर भी बात की 1 से 7 तक अध्याय में। अध्याय 1 से 7 इसमें भूमिका है। भूमिका सबसे पहले हर ग्रंथ में भूमिका ही होती है। दूसरा है ग्रंथ का प्रयोजन। इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या था? ग्रंथ का प्रयोजन था उद्दात का निरूपण। उद्दात का निरूपण, जो ग्रंथ लिखा पेरिहुप्सुस, उसका मुख्य प्रयोजन था उद्दात का निरूपण। ग्रंथ के प्रयोजन पर बात करते हैं। फिर इसी अध्याय 1 से 7 तक में उन्होंने बात की ग्रंथ के प्रयोजन के साथ साथ परिभाषा की। परिभाषा, अब परिभाषा किसकी होगी? उद्दात, उद्दात की परिभाषा। और उसके साथ ही साथ दोषों का विवेचन। दोष, जो दोष माने थे शब्द आडंबर वगैरह, उन दोषों के विवेचन पर भी इस 1 से 7 अध्यायों में विवरण मिलता है। तो इस प्रकार से 1 से 7 तक क्या क्या आया? भूमिका, ग्रंथ का प्रयोजन, परिभाषा एवं दोष। इतने भूमिका आ गई, ग्रंथ का प्रयोजन आ गया और परिभाषा आ गई और उसके साथ साथ दोष आ गए। अब आगे शुरू होंगे 8 से 15 तक, अध्याय नंबर 8 से 15 तक। उसमें वो स्रोतों का विश्लेषण करेंगे। 5 स्रोत माने थे उद्दात के, 5 स्रोत लॉन्जाइनस ने माने हैं, जिन पर हम आगे विस्तृत बातचीत करेंगे। 5 स्रोत जो माने हैं वो अध्याय कौन से होंगे? 8 से 15 तक। उसके साथ साथ विचार गरिमा, विचारों की जो गरिमा है उसका और भावों की प्रबलता का विशेष अध्ययन इनमें मिलता है।
तो मुख्य रूप से 5 स्रोत अध्याय 8 से 15 तक, 8 से 15 तक मुख्य रूप से 5 स्रोत, स्रोत किसके? उद्दात के। उद्दात के कितने स्रोत है? सीधा साधा सा सवाल आए तो यहीं से आ जाए कि उद्दात के कितने स्रोत माने गए हैं। तो कितने स्रोत है? 5। ये सबसे पहले इसमें आया। फिर विचारों की गरिमा और भावों की प्रबलता पर भी उन्होंने साथ साथ बात की। विचारों की विचार गरिमा प्लस भावों की प्रबलता। विचार गरिमा प्लस भावों की प्रबलता, ये है अध्याय 8 से 15 तक। 1 नंबर अपना है अध्याय 1 से 7, 2 नंबर है अध्याय 8 से 15। उसमें सबसे पहली बात है 5 स्रोत। 8 से 15 तक क्या है? 5 स्रोत है और विचारों की गरिमा एवं भावों की प्रबलता पर विशेष रूप से बातचीत की गई है। अब यहां से आगे अध्याय कौन से होंगे? 16 से शुरू, 16 से शुरू हो जाएंगे, अलंकार आ जाएंगे। 16 से 29 तक, 16 से शुरू और 29 तक, और है क्या? अलंकार। ये हमें याद कर लेना है कि 16 से 29 तक अध्याय में पेरिहुपसुस में क्या मिलेगा? अलंकार। अलंकार अकेले अलंकार ही है। 16 से 29 तक के अध्यायों में अकेले अलंकार है। इसका मतलब अलंकारों को लोंजाइनस ने विशेष महत्व दिया। इस अलंकार को हमें विशेष रूप से याद रखना है। ये जो 16 से लेकर 29 तक अध्याय है, उनमें किसका निरूपण लोंजाइनस करते हैं? पेरिहुपसुस के 16 से 29 तक के अध्याय में अलंकार का निरूपण करते हैं। अब 29 तक बात हो गई है, तो अगला शुरू होगा 30 से शुरू हो जाएंगे और 30 से लेकर 38 तक, 30 से लेकर आगे सीक्वेंस अपना चलेगा 38 तक। अध्याय चल रहे हैं, अध्याय 30 से 38 तक। अब 30 से 38 तक लोंजाइनस किसका विश्लेषण करेंगे? 30 से 38 तक शब्दों की बात करेंगे, रूपकों की बात करेंगे, बिंबों की बात करेंगे। शब्द, रूपक एवं बिंब की बात 30 से लेकर 38 तक अध्याय। से 38 तक शब्द, रूपक एवं बिंब। शब्द, रूपक एवं बिंब का विश्लेषण अध्याय नंबर 30 से 38 तक। पेरिहुपसुस के अध्याय नंबर 30 से लेकर 38 तक, 30 से लेकर 38 तक किसका विश्लेषण मिलेगा? शब्द, रूपक एवं बिंब का। अब 39 से लेकर 40, 39-40 दोनों में, अब बड़े बड़े अध्यायों का अपने पूरा हो गया। अब है 1-1, 2-2। पहले है 39 से लेकर 40 तक, मतलब 2, 39 और 40, रचना की भव्यता। रचना की भव्यता 39 से 40 अर्थात 2 अध्याय। रचना की भव्यता, रचना की भव्यता कौन से अध्यायों में मिलेगी? पेरिहुपसुस के 39-40 में। 39 एवं 40 दो अध्याय जो है उनमें रचना की भव्यता पर लोंगिनस ने बात की है। अब 41 से लेकर 43 तक, 41 से शुरू होकर 43 तक है
वो पहले जो दोषों की बात की थी उसके अलावा जो दोष रहे, या जिसे लॉन्गिनस खुद कहते हैं कि दृष्टि भेद से उदात्त विरोधी जो दोष है वो आएंगे 41 से लेकर 43 तक। 41 से 43 तक दृष्टि भेद से, यानी पहले अध्याय में जो दोष आए उसके अलावा जो दोष रहे वे सारे के सारे 41 से लेकर 43 तक दृष्टि भेद से उदात्त विरोधी दोषों का विवेचन कहाँ मिलेगा? 41 से 43 नामक अध्यायों में। 41, 42 एवं 43 अध्यायों में दृष्टि भेद से उदात्त विरोधी दोषों का विवेचन मिलेगा। अब लास्ट हमारे पास अध्याय नंबर 44 एवं उसमें क्या है? उपसंहार। उसमें है उपसंहार, और उपसंहार के साथ साथ यूनान के जो नैतिक साहित्य लिखे जा रहे थे, जितनी भी नैतिक साहित्यिकता थी उसका पतन क्यों हो रहा था और पतन होने से कैसे बचाया जाए, इस पर लॉन्जाइनस ने 44वें अध्याय में बात की। केवल 44वें में किस पर बात की? पहले तो उन्होंने उपसंहार दिया अपने उदात्त सिद्धांत का, और उसके साथ ही साथ यूनान में नैतिक साहित्य के पतन पर चर्चा एवं सुधार, यानी केवल बात करके नहीं रखी कि भाई साहित्य का पतन हो गया है, नैतिकता अब साहित्य में नहीं रही। नैतिक साहित्य के पतन पर चर्चा भी की और उसमें सुधार किस प्रकार से हो सकता है, इस पर भी चर्चा की थी 44वें अध्याय में पेरिहुपसुस के लॉन्जाइनस ने। ये हो गई विषय सूची जिस पर लॉन्जाइनस ने नजर डाली थी। कैक्लियस ने क्या किया था? उदात्त का निरूपण नाम से लेख लिखा था, उसमें सुधार करते करते लॉन्जाइनस ने एक रचना तैयार कर दी जिसके 44 अध्याय हमें मिलते हैं। उनकी मोटी मोटी सूची हमने बनाई। ये इस प्रकार से है कि कौन से अध्याय में क्या है। एक ऐसा मतलब अध्याय है 16 से 29 तक जिसमें केवल और केवल अलंकार ही आए हैं, तो उसको तो हमें विशेष रूप से याद करना है। सबसे लंबी प्रक्रिया चली उनके अलंकारों की। 16 से 29 तक अध्यायों में अलंकारों का उन्होंने विवेचन किया। अब हम बात करते हैं उदात्त के स्वरूप की। उदात्त का स्वरूप, उदात्त का स्वरूप। लॉन्जाइनस के पेरिहुपसुस नामक ग्रंथ में उदात्त का स्वरूप किस प्रकार का है, उदात्त की उत्पत्ति कैसे होती है, उदात्त कहाँ से आया, क्या है, सहज है या उत्पाद्य है, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि लॉन्गिनस ने क्या कहा कि काव्य का मूल आधार शब्द आडंबर या शब्दों का चमत्कार या फिर नित्य नए प्रयोग न होकर के उदात्त है। इसे हम लिख सकते हैं कि लॉन्गिनस ने काव्य का उद्देश्य या साहित्य का उद्देश्य शब्द आडंबर चमत्कार नए प्रयोग या फिर लॉन्जाइनस से पहले जो भी काव्य के उद्देश्य माने गए थे, शिक्षा थी जिसमें उपदेश थे, बाध्य करना था, मनोरंजन था, वो सब उद्देश्य
नए प्रयोग के साथ वो भी हम ले सकते हैं कि वे सारे के सारे काव्य के उद्देश्य न होकर इत्यादि न होकर उदात्त का निरूपण है, निरूपण है। यानी भव्य साहित्यिक दृष्टि व्यक्ति की होनी चाहिए, तभी वह उत्कृष्ट कोटि का साहित्य लिख सकता है। यह बात लॉन्गिनस ने अपनी पेरियोप्सिस नामक पुस्तक में की। वे उदात्त की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि उदात्त अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष एवं वैशिष्ट्य है। उदात्त क्या है? अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय, शब्दों पर विशेष ध्यान देना। उदात्त अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष एवं वैशिष्ट्य है। ये मुख्य रूप से लॉन्जाइनस की परिभाषा है। वो क्या कहते हैं कि उदात्त जो है, 3 शब्द मोस्ट है। उदात्त में अभिव्यंजना है, उसका अनिर्वचनीय प्रकर्ष है एवं वैशिष्ट्य भी उसके साथ साथ है। उदात्त अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय उदात्त अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष एवं वैशिष्ट्य है। वैशिष्ट्य है। कहने का अर्थ क्या हुआ कि जो उदात्त है वो जब कवि अपनी बात को अभिव्यक्त करता है, उसकी जो अभिव्यंजना होती है, जो अभिव्यक्ति होती है, उसका अनिर्वचनीय प्रकर्ष है या उत्कर्ष है, और उसके साथ साथ उसका वैशिष्ट्य भी है। किसका? अभिव्यंजना का। अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष एवं वैशिष्ट्य उदात्त कहलाता है। ये परिभाषा है लॉन्गिनस। ये कई बार परीक्षाओं में सीधी सीधी आती है कि उदात्त अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष एवं वैशिष्ट्य है। यह परिभाषा किसने दी? तो उदात्त शब्द को देखते ही हम लॉन्गिनस लिख देते हैं। फिर भी अगर कभी संगत असंगत में वगैरह आ जाए तो सारे शब्दों पर हमें ध्यान देना है। इस प्रकार और वे आगे और कहते हैं कि जो अनुनयन और सम्मोहन, 2 ये चीजें हैं जिन पर उन्होंने उदात्त के परिप्रेक्ष्य में विशेष तौर से बात की। एक तो था अनुनयन। अनुनयन यानी प्रार्थना करना या प्रार्थना को स्वीकार करना। इस प्रकार से मतलब जो हमारे अधिकार की चीज है, अनुनयन को वे कहते हैं कि ये तो हमारे अधिकार की चीज है। लेकिन सम्मोहन, एक शब्द और वे प्रयोग करते हैं, सम्मोहन। उदात्त को वो सम्मोहन कहते हैं। और आगे कहते हैं कि सम्मोहन जो है वो हमारे अधिकार की चीज नहीं है, वो हमारे वश की बात नहीं है। सम्मोहन जब होगा तो अपने आप हो जाएगा, उस पर किसी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है। उसे तो बिजली की चमक के समान उन्होंने बता दिया। और इसी सम्मोहन से ही उदात्त की उत्पत्ति होती है, या उदात्त स्वयं एक सम्मोहन की स्थिति है। तो अनुनयन के बारे में उन्होंने कहा कि अनुनयन यानी प्रार्थना या किसी को सांत्वना देना या कोई अपील कर देना। अनुनयन हमारे वश की चीज है, जबकि सम्मोहन अपने आप हो जाता है, उस पर किसी का जोर नहीं चलता। यानी अनुनयन तो
हमारे वश में रहता है कि ये चीज हमें करनी है या नहीं करनी। लेकिन सम्मोहन है वो अपने आप होने वाला है। और उदात्त को लॉन्जाइनस ने सम्मोहन का, उदात्त को लॉन्जाइनस ने क्या कहा? सम्मोहन। तो इसके बारे में भी वे आगे क्या कहते हैं कि उदात्त जो है वो प्रत्येक श्रोता को अप्रतिरोध्य शक्ति, अप्रतिरोध्य यानी जिसे हम रोक नहीं सकते, अप्रतिरोध्य शक्ति से प्रभावित कर अपने वश में कर लेता है। इसी को तो सम्मोहन कहते हैं। उदात्त तो प्रत्येक श्रोता को एक अप्रतिरोध्य शक्ति से, उदात्त श्रोता को अप्रतिरोध्य यानी जिसे रोका न जा सके, अभी हमने बात की थी, अप्रतिरोध्य शक्ति से अपनी ओर सम्मोहित कर लेता है। ये सारी बातें लॉन्जाइनस ने उदात्त के स्वरूप को विश्लेषित करते हुए कही थी कि उदात्त होता क्या है, उदात्त किस प्रकार से सृजनात्मक कौशल से अलग है। वे कहते हैं कि सृजनात्मक कौशल एवं वस्तु विन्यास यानी किसी भी रचना को बनाना है या लिखना है, करना है, नई कृति बनती है तो उसमें सृजनात्मक कौशल रहता है। लेकिन उसका वस्तु विन्यास यानी वस्तु का विश्लेषण, उसकी विषय वस्तु का विश्लेषण किया जाता है। उस विश्लेषण से ये उदात्त अलग है। वो विश्लेषण तो सने सने या हम कह सकते हैं कि कर्मशः होता है, लेकिन उदात्त जो है वो अचानक, जिस प्रकार से बादलों में बिजली कड़क उठती है उसी प्रकार से उदात्त का भाव कवि में अचानक आता है। उदात्त का भाव कवि में अचानक आ जाता है और वह चारों ओर अपनी चमक बिखेर देता है, या उस भाव से पाठक भी अभिभूत हो जाता है। यानी सृजनात्मक कौशल व वस्तु विन्यास से लॉन्जाइनस ने उदात्त को अलग माना। ये तो दोनों सृजनात्मक कौशल व वस्तु विन्यास तो रचना में रहते हैं और उनका विकास धीरे धीरे होता है, लेकिन जो उदात्त है वो बिजली की चमक की भांति अचानक से आता है और पूरे के पूरे विषय की चमक बढ़ाकर चला जाता है। तो क्या कहते हैं लॉन्गिनस कि सृजनात्मक कौशल ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई सृजनात्मक कौशल के बारे में वे क्या कहते हैं? सृजनात्मक कौशल व वस्तु विन्यास किसी रचना में स्ने स्ने या धीरे धीरे स्ने स्ने विकसित होता है, विकसित होता है। यानी जो सृजनात्मक कौशल और वस्तु विन्यास है वो तो धीरे धीरे कर्मिक रूप से उसका क्या विकास होता है? कर्मिक, अर्थात हम इसे कह सकते हैं कि इनका कर्मिक विकास होता है। यानी किसी भी रचना को कवि रच रहा है या कोई नई चीज लिख रहा है, कर रहा है, या कोई भी नया कार्य किया जा रहा है तो उसमें सृजनात्मक कौशल होगा, और जैसे जैसे हम कार्य को आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे वो कौशल विकसित होता जाएगा। लेकिन उदात्त के बारे में लॉन्जाइनस क्या कहते हैं कि उदात्त तो बिजली की चमक की भांति है। उदात्त क्या है? उदात्त तो बिजली की कौंद की तरह, उदात्त बिजली की कौंद की तरह आएगा और पूरे विषय को उद्भासित कर देगा। उदात्त के बारे में कहते हैं कि उदात्त बिजली की कौंध के समान
अचानक उद्भासित होकर संपूर्ण विषय को प्रभावित करता है। शॉर्ट में अगर हम कहें तो क्या कह सकते हैं कि जो उदात्त है वो क्या है? उदात्त लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्त जो है वो क्या है? बिजली की चमक यानी अचानक आने वाला भाव है, आकस्मिक है। क्या है? बिजली की चमक जैसा, या फिर हम कह सकते हैं इसे आकस्मिक भाव है। ये क्या है? आकस्मिक भाव है, यानी उदात्त आकस्मिक है और सृजनात्मक कौशल एवं वस्तु विन्यास जो होता है वो कर्मिक होता है। तो सृजनात्मक कौशल व वस्तु विन्यास के बारे में एक शब्द आएगा कर्मिक विकास, और उदात्त जो है वो बिजली की चमक के समान अचानक से भाव कवि के हृदय में आता है और वो पन्ने पर अगर उकेर देता है तो उस रचना को जब पाठक वापस पढ़ेगा या श्रोता सुनेगा तब उससे भी उसका अनुभव अपने आप हो जाएगा। ये बात लॉन्जाइनस ने कही। आगे लॉन्जाइनस क्या कहते हैं? जो जो बातें उन्होंने कही उसके निष्कर्ष के रूप में हम इसको पॉइंट्स में ले सकते हैं कि उदात्त है क्या। निष्कर्ष वापस से देख सकते हैं निष्कर्ष के रूप में कि उदात्त अभिव्यंजना का उत्कर्ष है। उदात्त अभिव्यंजना का उत्कर्ष है, यानी जो अभिव्यक्त कवि कर रहा है या साहित्यकार अपनी अभिव्यक्ति अभिव्यक्त कर रहा है उसका उत्कर्ष उदात्तता तो आने पर ही होगा। सृजनात्मकता और वस्तु विन्यास से अभिव्यंजना का उत्कर्ष नहीं हो पाएगा। ये बात लॉन्जाइनस ने की। आगे उन्होंने क्या कहा था कि अनुनयन जो है वो तो अपने अधिकार में होता है, लेकिन जो सम्मोहन है वो अपने अधिकार में नहीं है। और उदात्त क्या है? सम्मोहन है। उदात्त अनुनयन न होकर सम्मोहन है। उदात्त अनुनयन न होकर सम्मोहन है। पंक्ति का अर्थ क्या हुआ कि उदात्त हमारे वश में न होकर के ये तो अपने आप होने वाली या स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया है। उदात्त सम्मोहन है, ये अपने आप आकर्षित करती है और इसमें किसी प्रकार का कोई एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब है उदात्त सृजनात्मकता और वस्तु विन्यास से अलग है। किस दृष्टि से? कि वे दोनों तो कर्मिक होते हैं और उदात्त जो है वो आकस्मिक होता है। तो उदात्त सृजनात्मक कौशल एवं वस्तु विन्यास से अलग कैसे है? कि उदात्त आकस्मिक है, उदात्त आकस्मिक है और ये दोनों कर्मिक है, कर्मिक प्रक्रिया। यानी सृजनात्मकता
रचनात्मकता एवं वस्तु विन्यास दोनों क्या है, कर्मिक विकास होता है। अगर हम कविता करना शुरू करते हैं, यहाँ पर लोंजाइनस के कहने का अर्थ ये है कि अगर हमने कविता करना शुरू किया या कुछ भी लिखना शुरू कर दिया तो सृजनात्मक कौशल एवं वस्तु विन्यास में तो धीरे धीरे विकास होगा, यानी उसमें सुधार होगा। लेकिन अगर हमारे अंदर उदात्त का कोई भाव है या कोई विशेष अलग से विशेषता है, कोई ऐसी हमारी अंतर्दृष्टि है, कोई सूझ है जो अचानक से उस रचना में आ जाए, तो उस भाव को उदात्त कहते हैं। और वो बिजली की चमक के समान या बिजली की कौंध के समान अचानक से ही आता है। तो उदात्त के लिए उन्होंने बिजली की चमक का प्रयोग किया। उदात्त है वो बिजली की चमक है, ये किसने कहा? लोंजाइनस ने कहा था। इस प्रकार अब उदात्त सहज है या उत्पन्न, बड़ा मुद्दा है कि उदात्त सहज या उत्पन्न। सहज यानी नैसर्गिक, यानी प्राकृतिक, प्रकृति से ही जिसकी उत्पत्ति होती है, हम प्रयास करके उसे उत्पन्न नहीं कर सकते। और उत्पाद्य जो है वो ज्ञान से निर्मित, यानी इधर उधर के ज्ञान से हम उसका निर्माण कर सकते हैं। ये दो बातें। अब इसमें लोंजाइनस दो मत रखते हैं। पहले तो उदात्त को वे सहज कहते हैं, पहले तो उदात्त को सहज कहते हैं, एवं फिर उन्होंने आगे कहा कि सहज तो है लेकिन वो उत्पाद्य भी है। इस पर लोंजाइनस ने अपनी बात दो तरीके से रखी। पहले तो इसका मूल उद्गम जो बात की वो तो की प्रतिभा से, यानी उन्होंने कहा, लोंजाइनस ने क्या कहा कि उदात्त का मूल उद्गम प्रतिभा से होता है। उन्होंने सीधी स्पष्ट लाइन में कहा कि उदात्त का मूलाधार प्रतिभा है, मूलाधार प्रतिभा है, जिसे सहज या नैसर्गिक ही माना जाता है। एक पंक्ति तो उनकी ये है कि उदात्त का मूल आधार प्रतिभा है, लेकिन आगे वे अपनी बात को और स्पष्ट करेंगे। इसमें उदात्त के मूल आधार प्रतिभा को माना, और प्रतिभा क्या करती है? प्रतिभा पाठक को अभिभूत करती है। अभिभूत यानी सम्मोहित करती है। प्रतिभा क्या करती है? पाठक को अपनी ओर अभिभूत करती है। कहने का अर्थ यह है कि अगर अपने अंदर कवि बनने की पहले से ही प्रतिभा है, मौलिकता है, तो ही हम कवि बन पाएंगे, अन्यथा कवि नहीं बन पाएंगे। पहले तो ये बात कही, लेकिन आगे लोंजाइनस खुद क्या कहते हैं कि प्रतिभा है तो महत्वपूर्ण। उन्होंने खुद ने कहा कि नैसर्गिक प्रतिभा के महत्व को अस्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन जो नैसर्गिक या प्राकृतिक प्रतिभा है वो अगर नियमहीन हो जाए या उच्च श्रृंखल हो जाए तो वह कुछ नहीं कर सकती। अर्थात ज्ञान की आवश्यकता को उन्होंने यहाँ पर महसूस किया कि ज्ञान की भी आवश्यकता रहेगी अगर आपको अच्छी कविता या अच्छा साहित्य लिखना है। और आगे वे खुद कहते हैं कि उदात्त सहज होते हुए भी नियम निरपेक्ष नहीं हो सकता। उदात्त पर ज्ञान का नियंत्रण होना आवश्यक है, ये बात उन्होंने कही। तो यहाँ पर पहले तो उन्होंने सहज कह दिया, उदात्त का मूल आधार प्रतिभा है। ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, सीधी की सीधी आती है कि लोंजाइनस के अनुसार उदात्त का मूल आधार क्या है, तो सीधा उत्तर होगा प्रतिभा। लेकिन प्रतिभा के साथ साथ वे ज्ञान का महत्व किस प्रकार स्वीकार करते हैं? वो कहते हैं कि नैसर्गिक प्रतिभा का महत्व अस्वीकार नहीं कर सकते,
लेकिन प्राकृतिक प्रतिभा नियमहीन या उस संकल्प होकर कुछ नहीं कर सकती। तो यहाँ पर ये ज्ञान या उत्पाद्य को महत्व देते हैं। क्या कहते हैं लॉन्जाइनस? लॉन्जाइनस ने नैसर्गिक प्रतिभा के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा कि अगर नैसर्गिक प्रतिभा नियमहीन, क्या हो जाए? नियमहीन एवं उच्च श्रृंखल यानी जो किसी का कहना न माने, उच्च श्रृंखल हो जाए तो वह किसी काम की नहीं रहती। तो वह किसी काम की नहीं रहती। यहाँ पर उन्होंने उत्पाद्य या ज्ञान से निर्मित जो कविता है या साहित्य है उसका महत्व स्थापित किया। उन्होंने कहा कि नैसर्गिक प्रतिभा तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन अगर किसी कवि में नैसर्गिक प्रतिभा है और वो अन्य बंधनों को स्वीकार नहीं करता है तो वह नैसर्गिक प्रतिभा भी कुछ भी नहीं कर सकती या किसी काम की नहीं रहती। और आगे वे क्या कहते हैं कि उदात्त सहज होते हुए भी नियम निरपेक्ष नहीं हो सकता, यानी नियम उसमें भी होने आवश्यक है। जैसे हमारे भी जीवन में हम कहते हैं कि हम सब स्वतंत्र हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में या घर में कहीं भी किन्हीं किन्हीं नियमों से हम बंधे रहते हैं। वैसे ही लॉन्जाइनस ने कहा कि उदात्त जो है वो सहज होते हुए भी नियम निरपेक्ष नहीं हो सकता। उदात्त पर ज्ञान का नियंत्रण होना आवश्यक है। उदात्त सहज व नैसर्गिक है, लेकिन वह क्या? उदात्त नियम निरपेक्ष नहीं हो सकता। इस बात से लॉन्जाइनस ये साबित कर रहे हैं कि अपने से पहले जो रचनाएं लिखी गई उन रचनाओं को हमें पढ़ना चाहिए, उन रचनाओं से हमें ज्ञान ग्रहण करना चाहिए और अपने अंदर अगर नैसर्गिक प्रतिभा है, प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर गुण है कि हम कवि बन सकते हैं, तो हम दूसरों से ज्ञान ग्रहण करके भी कवि बन सकते हैं या साहित्यकार बन सकते हैं। तो आखिर में उन्होंने कह दिया कि उदात्त के लिए नैसर्गिक प्रतिभा एवं ज्ञान दोनों जरूरी है। उदात्त के लिए नैसर्गिक प्रतिभा एवं ज्ञान दोनों आवश्यक है। और इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अपने से पहले जो भी साहित्य लिखा गया है उसे पढ़ने या विश्लेषण करने की सलाह दी थी, और इस प्रकार की धारणा आने के कारण उन्हें सफल आलोचक भी माना जाता है। अब हम इनसे जुड़े हुए कुछ सवालों पर बात करते हैं।
लॉन्गिनस ने काव्य के मूलाधार के रूप में किसे स्वीकार नहीं किया? शिक्षा, चमत्कार, नित्य नए प्रयोग, इनको स्वीकार नहीं किया था। उदात्त तत्व को स्वीकार किया था। अगला है अलंकारों का निरूपण किन अध्यायों में किया गया? जब हम इन्हें पढ़ रहे थे तब भी बार बार बात कर रहे थे कि अलंकारों का निरूपण उन्होंने कौन से अध्यायों में किया? 16 से लेकर 29 तक, 16 से 29 तक अलंकारों का निरूपण किया। और 1 से 7 तक मोस्टली क्या है? सबसे पहले आती है भूमिका, फिर आता है ग्रंथ का प्रयोजन, फिर परिभाषा, फिर कुछ दोषों का विवेचन भी वे करते हैं। फिर अपने यहाँ ऑप्शन में है 8 से 15। 8 से 15 में उन्होंने 5 तो बता दिए, दूसरे चरण में हम बात कर सकते हैं। 5 बता दिए स्रोत, उसके साथ क्या बताया? विचार गरिमा, यानी स्रोत में से ही विचारों की गरिमा एवं भावों की प्रबलता पर बात की। 3 बातें, 5 स्रोत और विचार गरिमा और उसके साथ भाव प्रबलता, ये 3 बातें 8 से 15 तक में है। और 30 से 38 तक, 30 से 38 तक जो अध्याय है उनमें शब्द, रूपक और बिंब का विवेचन लॉन्जाइनस ने किया। और 38 के बाद छोटे 2 अध्याय है 39 और 40, उसमें रचना की भव्यता, रचना की भव्यता पर विश्लेषण उन्होंने किया। और 41 से 43 तक क्या करते हैं? जो पहले दोष आ गए थे उनको छोड़कर दृष्टि भेद से जो उदात्त के विरोधी तत्व बचे थे उनका विश्लेषण इनमें कर दिया। और 44 नंबर में या 44वें अध्याय में सबसे पहले तो उपसंहार देते हैं और उसके साथ साथ यूनानी साहित्य का जो पतन हो रहा था उसके कारणों का विश्लेषण किया और निवारण के तरीके बताए थे। इस प्रकार से ये जो पेरिहुप्सुस ग्रंथ है लॉन्जाइनस का, उनके अध्यायों का मोटा मोटा विश्लेषण है। अब है अनुनयन हमारे अधिकार की चीज है, सम्मोहन नहीं। यानी अनुनयन का अर्थ होता है कि हम किसी की प्रार्थना आई हुई है, स्वीकार करें या नहीं करें हमारी मर्जी है, या किसी को सांत्वना देनी है, सांत्वना कोई दे रहा है उससे ले नहीं ले हमारी मर्जी है। लेकिन जो सम्मोहन है उस पर हमारे कोई अधिकार नहीं रहता। ये बात किसने कही? लॉन्जाइनस खुद ने। बाकी सब ये टीकाकार है इनके, लॉन्जाइनस स्वयं ने ये कहा। अगला है कवि प्रतिभा सहसा प्रकट होकर उदात्तता का निर्माण करती है। कवि प्रतिभा सहसा प्रकट होकर किसका निर्माण करेगी? उदात्तता का। किसका निर्माण करेगी? उदात्तता का। कौन कहते हैं? लॉन्गिनस। अगला है सृजनात्मक कौशल व वस्तु विन्यास आकस्मिक विकसित होते हैं। सोचने की बात है कि सृजनात्मक कौशल एवं वस्तु विन्यास पर हम बात भी कर रहे थे और जनरल भी हम देख सकते हैं कि कौशल जो होता है वो हमेशा धीरे धीरे विकसित होता है। अभ्यास करते हैं तो उससे कौशल का विकास होता है। और वस्तु विन्यास भी तभी बढ़ता है जब हम उत्तर का बार बार प्रयास करें, उसे लंबे तरीके से लिखें। तो ये दोनों आकस्मिक नहीं है, क्या है? कर्मिक है। धीरे धीरे इनका विकास होता है। जो सृजनात्मक कौशल और वस्तु विन्यास है उनका हमेशा धीरे धीरे विकास होता है। इसलिए ये कथन क्या है? गलत है। कथन गलत है, इसकी जगह आएगा कर्मिक। और आकस्मिक क्या होता है? उदात्त। उदात्त है वो बिजली की चमक की भांति आकस्मिक होता है। इस बात को हमें ध्यान में रखना। फिर है असंगत कथन कौन सा है? बात यहाँ ध्यान रखनी है कि पूछ क्या रहे हैं? असंगत यानी गलत। गलत बात कौन सी है? सही कथन कौन सा नहीं है? पहला है उदात्त अभिव्यंजना का अपकर्ष है। दूसरा है उदात्त में अलौकिक चमक होती है। बिजली की चमक के समान ही अलौकिक चमक उदात्त में रहती है। अनुनयन हमारे अधिकार में रहने की या वश में रहने की वस्तु है। बिल्कुल सही बात है।
अधिकार में अनुनयन रहता है और सम्मोहन नहीं रहता है। लेकिन उदात्त अभिव्यंजना का अपकर्ष या गिरावट नहीं है। क्या है? उत्कर्ष है, उसकी भव्यता है। उत्कर्ष या उसकी भव्यता है। ये अगर हमें पता है तो ये हमारा सही होगा। ध्यान से पढ़ना जरूरी है। अब 7वां है, उदात्त के लिए नैसर्गिक प्रतिभा आवश्यक है। पहला कथन है उदात्त के लिए नैसर्गिक प्रतिभा आवश्यक है। दूसरा कथन है नैसर्गिक प्रतिभा का नियमबद्ध होना भी जरूरी है। नियमबद्ध नैसर्गिक प्रतिभा किसके द्वारा होती है? ज्ञान के द्वारा। और ये दोनों कथन बिल्कुल लॉन्जाइनस के अनुसार सही है, तो दोनों कथन सही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है लॉन्जाइनस के ग्रंथ पेरिहुपसुस का प्रथम प्रकाशन कब हुआ? 1554 में। किसने किया? रॉबेर्टोलो नामक इतालवी विद्वान, यानी इटली के रहने वाले विद्वान थे रॉबेर्टोलो। उन्होंने सबसे पहले पेरिहुपसुस का प्रकाशन करवाया। अब अगला सवाल, वाग्मिता का प्रकर्ष किसकी रचना है? जॉन हॉल की। क्या है नाम? ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस। ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस यानी वाग्मिता का प्रकर्ष। वाग्मिता यानी बोलने की जो शक्ति है उसका सबसे उत्कृष्ट या सबसे भव्य रूप क्या है? इसी नाम से ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस नाम से जॉन हॉल ने रचना लिखी, जो किस पर थी? लॉन्गिनुस की पेरिहुपसुस पर आधारित थी। 10वां है कैकिलियस जो लॉन्जाइनस के समकालीन था, उसने क्या किया था? लॉन्जाइनस के समकालीन था और उसने क्या किया था? उदात्त का निरूपण किया था। उदात्त का निरूपण उसने किया, तभी तो लॉन्जाइनस ने इतनी अच्छी रचना लिख दी। तो कैकिलियस के उदात्त निरूपण में सुधार करते करते कौन सा ग्रंथ तैयार हुआ? पेरिपोइटिकेस किसका है? जल्दी जल्दी में नहीं करना है, अरस्तु का। पेरिपोइटिकेस रचना जिसे पोइटिक कहते हैं, अरस्तु की है, और इनकी रचना का नाम है पेरिहुपसुस। क्या नाम है? पेरिहुपसुस, जो कैकिलियस के उदात्त निरूपण में त्रुटि शोधन करते करते बन गया था।